अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की न्यू एडिशन की जो बुक आई है अभी रिसेंट ईयर इसी साल में हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम उसी बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम बेसिकली है हमारे पास एसेलुलर लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम आज जो पढ़ेंगे हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन कहाँ से होती है। और दूसरी बात ये कहूँगा मैं आपको कि जब आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको नोट्स की परेशानी होगी, आप अपने नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इधर मैं आपको कुछ हाइलाइट्स देता रहूँगा कि इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। तो आप उधर अपनी रफ़ कॉपी के साथ अपनी खुद की कॉपी बनाएं, उसको नोट करते रहिए। वो आपको आपकी बोर्ड्स में भी काम में आएंगे, दूसरा आपको एंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो देखिए, हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पता है कि इंट्रोडक्शन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी और ये न्यू बुक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे पास आती है, वो कहता है कि एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जो कि चेंज होता है एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी चीज़ का चेंज हो सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि इंसान जो ड्राइव हुआ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कोई आर्किया बैक्टीरिया आर्किया थे, यानी कि एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि जो कदीमी थे। वो फिर इवॉल्व हो गए, फिर बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया के बाद फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म बने, एंड देन फर्दर सोन ये चेन चलती गई और फिर हम आ गए। इवोल्यूशन ये कहता है, इसी चीज़ ने बताया कि जो वैरायटी है अर्थ के ऊपर एक लेवल से आई है, एक सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल पे गई है। और वो किससे कैसे गई है कि एक मॉलिक्यूल था खास, जिसका नाम क्या था, डीएनए, और दूसरा था हमारे पास प्रोटीन। देखिए, डीएनए वो मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने की कमांड्स देता है सेल को। जब डीएनए प्रोटीन बनवाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी वो बनी हुई प्रोटीन से। तो इसका मतलब हुआ कि इंसान का जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे डीएनए के हाथ में होते हैं। जब डीएनए जाए वो बोले कि भाई ये प्रोटीन चाहिए, तो वो ज़रूरी है, वो प्रोटीन इंसान के लिए फंडामेंटल है। तो ये बात भी गलत नहीं होगी कि डीएनए इज़ आवर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडीज़ प्रोसेस, क्योंकि वही सिग्नल्स देता है, वही कमांड देता है सेल को कि भाई अब आप ये काम करें, ये प्रोटीन बनाएं, और फिर वो प्रोटीन दूसरे काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, या तो स्ट्रक्चर होंगे या तो रेगुलेटर्स होंगे। रेगुलेटर्स के अंदर हार्मोन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्रेटिन आ जाता है, यानी कि नाखून आ गए, बाल आ गए, ये सारे भी प्रोटीन हैं। इसी तरीके से फर्दर हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि बहुत परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या होता है कि यही जो डीएनए थे, प्रोटीन थे, फिर आगे चल के सेलुलर लाइफ के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। सिंपल सी बात है, जिनको लिविंग मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि फिर द शुरुआत के अंदर जो सब स्ट्रक्चर थे वो निकले, जिनको हमने क्या कहा, इंटेक्ट सेल्स कहा। क्या कहा? लेक इंटेक्ट सेल्स का मतलब होता है लिविंग एंटिटी, जिनको हम सेल कंसीडर नहीं करते, विदाउट सेल्स, उनको हमने कहा नन सेलुलर लिविंग थिंग्स। नन सेलुलर लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस। क्या आ जाते हैं? वायरसेस। आज हम इस चैप्टर के अंदर जस्ट यही पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है वायरसेस को पढ़ना, ऐसी एसेलुलर लाइफ को पढ़ना जिसको हम सेल कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स है। कभी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, कभी अनसेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? नन सेलुलर लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अच्छा, नन सेलुलर क्यों बोलते हैं वो अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सेलुलर भी कहा जाता है, लेकिन ये बॉर्डर लाइन के ऊपर इसको रखा हुआ है, लेकिन इसी वजह से इसको किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा जाता। वायरस के लिए अलग से स्टडी होती है, उसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। तो इसकी स्टडी एक बिल्कुल ही अलग तरीके से की जाती है। अगर आप देखें कि जो वायरसेस हैं को दो तरीक़ों में बांटा गया है, या तो वायरसेस जैसे कि नॉन सेलुलर वायरसेस से मैंने क्या बोला कि वायरसेस आ गए, प्रायोन्स आ गए, ये भी वायरॉइड वायरसेस, प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स ये इसमें शामिल है। अब इसी तरीके से लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक तो फर्स्टली वो थे जो लिविंग एंटिटीज़ थे या मॉलिक्यूल्स थे, सही, और दूसरे वो थे जो कंप्लीट सेल थे, जैसे कि हमारे सेल्स हो गए या बैक्टीरियल सेल्स हो गए, ये सारे क्या थे, प्लांट सेल्स हो गए, ये सारे क्या थे, ये कंप्लीट थे। और लिविंग एंटिटीज़ में कौन सा आ गए? बैक्टीरिया आ गए। देखिए, वायरसेस आर द मेजर थ्रेट। इसी तरीके से वायरसेस को हमने समझा कि वायरसेस ही सेलुलर होते हैं। देखिए, वायरसेस एक ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अभी आपको पता होगा, रिसेंटली हमने 2 से 3 साल तक, और अभी भी हम सफ़र कर रहे हैं किससे? एक वायरस से, जिसको हम कोरोना कहते हैं। इसने हमें तकरीबन मिलियंस ऑफ डेथ दिए हैं और बहुत ज़्यादा हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको गिरा दिया है। तो ये बात भी आपने याद रखनी कि
जितनी भी गुड्स की जो प्रोडक्शन होती थी 2022 के अंदर वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक के ऊपर क्या है, बहुत बड़ा ही बर्डन है कि वायरसेस की थ्रेट आ जाना किसी भी इकोनॉमिक को डैमेज कर सकता है। वायरस अगर किसी मुल्क के अंदर वायरस आ जाए और वो पेंडेमिक बन जाए, यानी कि वबा की तरफ फैलना शुरू हो जाए, तो इससे पता चलता है वायरस इज़ द हेल्थ डिज़ास्टर। हेल्थ डिज़ास्टर, इस वर्ड को याद रखना कि क्योंकि ये हेल्थ डिज़ास्टर है। कितनी भी हेल्थ सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगले स्लाइड पे। वो कहता है कि अगली स्लाइड पे हम ये समझेंगे, देखिए वायरसेस को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो नॉन लिविंग ग्रुप में बांटा गया है, देखिए बहुत लिविंग है नॉन लिविंग में। अच्छा, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इधर कुछ हाईलाइट की हुई है। लिविंग में क्यों बांटा जाता है, देखिए वायरसेस रिप्लिकेट करते हैं। रिप्लिकेट का मतलब होता है कि सेल के अंदर जाता है, ये वायरसेस सेल के अंदर गया, सेल के ऊपर जाके बैठा, उसने अपना न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में डाल दिया। अब क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, अब पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जस्ट डीएनए ही होता है। वायरल डीएनए किस में चले जाता है, होस्ट डीएनए के पास चले जाता है। अब वो अपनी मनमानी करवाता है, क्या करवाता है, अपनी मनमानी करवाता है, अपनी तरीके की कमांड्स भेजता है। वो बोलता है कि भाई मेरे लिए मेरे प्रोटीन्स बनाओ, और वो प्रोटीन यूज़ करके अपना स्ट्रक्चर बनाता है। अब इस पूरे फिनोमेनन को आप समझेंगे बैक्टीरियोफेज के अंदर, किस तरीके से वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। बैक्टीरिया को बोलता है कि भाई तू मेरे प्रोटीन्स बना, मेरी लेग बना, मेरा कैप्सिड बना, मेरे सारे प्रोटीन बनाओ, और फिर क्या करता है, और फिर वो करता क्या है, बैक्टीरिया को फाड़ देता है, और फिर खुद बहुत सारी कॉपीज़ बना के दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो ये भी एक प्रोसेस था। यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लिविंग में कंसिडर करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग भी क्यों, हम इसे नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्यों कहते हैं वो हम इसके बाद स्लाइड में बताएंगे। देखिए इधर जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप अलग से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। जो हमारे पास देखिए, दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, ये बात तो है सिंपल सी, या तो डीएनए होगा या तो उनके पास आरएनए होगा। अच्छा, उसमें म्यूटेशंस भी आ जाती हैं। देखिए आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली एक बात कही जा रही थी कि बहुत सारी स्ट्रेन्स आ रही हैं वायरस की। वो स्ट्रेन का मतलब होता है कि बहुत सारी म्यूटेशंस आना। देखिए म्यूटेशन आएगी तो आपके पास जो वैक्सीन है वो काम की नहीं होगी। इसी वजह से म्यूटेशन इज़ अ वेरी पैथेटिक। आपने जितनी रिसर्च की, जितना रिसोर्स लगाया, जितना पैसा लगाया एक वैक्सीन को बनाने के अंदर, वो सब बेकार हो जाएगी। इस वजह से क्या किया जाता है, वैक्सीन बनाई जाती है और उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि एंड ऑल्सो इकोनॉमिक सेक्टर म्यूटेशन ना आनी चाहिए। इसी तरीके से वायरसेस जो जीनोम होता है वही डिटरमाइन करता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, डिटरमाइन करता है फंक्शनलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस। यही तो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग सेल की, यानी कि लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक वो खुद डिटरमाइन करें। तो ये कोई एक और कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई हमारे पास कि डीएनए और आरएनए होता है। सिंपल सी बात, आप इसको दो को लिख सकते हैं। और तीसरी क्या होती है कि वायरसेस के पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम होते हैं प्रोटीन के पास, जो कि फंक्शंस करवाते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वायरसेस के पास इंजाइम होते हैं। और जो चौथा हमारे पास जो एक और आता है, देखिए वायरसेस इंटरेक्ट करते हैं जेनेटिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। अच्छा, वो कैसे करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, या देखिए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक वो फिजियोलॉजिकल भी करते हैं, जिसकी बैक्टीरिया की क्या करते हैं, वो सेल वॉल की पेनिट्रेशन करते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सुराख कर देते हैं। वो आते हैं, बैठते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, पेनिट्रेशन करते हैं, और देन उसके अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड छोड़ देते हैं जो बैक्टीरियल डीएनए में जाके मिल जाता है, और देन अपनी फिर मनमानी चलवाता है। बैक्टीरियल डीएनए अपना डीएनए डाल के बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के डीएनए में फिर अपनी टाइप के प्रोटीन बनवाता है। तो यानी कि उसने जेनेटिकली भी एंटर किया और फिजियोलॉजिकली भी एंटर किया, यानी कि फिजिकल तरीके से भी उसने उसको, फिजियोलॉजिकल तरीके से भी उसको डिस्टर्ब किया। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। क्या कहते हैं इसको, हम इन्फेक्शन कहते हैं या इन्फेक्ट भी कहते हैं। इस तरीके से ये भी इसकी एक लिविंग क्वालिटी है कि लिविंग क्वालिटी की वजह से वो इन्फेक्ट कर पा रहा है। तो इस बात को भी आपने समझना पड़ेगा। तो अब समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए जस्ट वी टेकिंग टुडे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। इसी तरीके से वायरस को, इसी वजह से हम वायरसेस को क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि इनसाइड द सेल। यानी कि जो वायरसेस होते हैं हमारे पास, वायरसेस जो होते हैं वो सेल के इनसाइड पे जाके ही एक्टिव होते हैं, आउटसाइड एक्टिव नहीं होते सेल के। जब तक उस सेल के अंदर जाके सेल के न्यूक्लिक एसिड से जाके नहीं मिलेगा उनका न्यूक्लिक एसिड, तब तक वो कैपेबल नहीं है इन्फेक्शन कॉज करने के। इस बात को भी आपको समझने रखना है। ये भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, सिंपल सी बात है। दूसरी जो हमारे पास जो सातवीं कैरेक्टरिस्टिक आती है कि अल्ट्रा वायलेट रेस कैन हार्म्स वायरसेस।
ये भी लिविंग सेल, ये भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लिविंग सेल भी हार्म हो जाता है इससे अल्ट्रा वायलेट रेस से, जिसको हम यूवी रेस भी कहते हैं। तो ये बात थी जो कि इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। अच्छा, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, देखिए मैंने इधर सिंबल से हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये देखिए वायरसेस में बिकम इनएक्टिव फॉर इंडेफिनेट पीरियड। देखिए वायरसेस बहुत अरसे के लिए इनएक्टिव रह सकते हैं, जब तक वो रिप्लिकेट नहीं करे। रिप्लिकेट का मतलब वही कि वायरसेस अपना न्यूक्लिक एसिड किसी होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ मिला दे और फिर अपने ही न्यूक्लिक एसिड की मनमानी चला के बहुत सारी कॉपीज़ बनवाए। इसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं, सही है। जब तक ये रिप्लिकेशन के प्रोसेस में नहीं जाएगा, अपना न्यूक्लिक एसिड होस्ट के न्यूक्लिक एसिड से नहीं मिलाएगा, जब तक तो वो क्या रहेगा, इनएक्टिव ही रहेगा, यानी कि जब तक होस्ट के अंदर दाखिल ना हो। इसके पास सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि राइबोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम, ये के सब क्या हैं, ये सब सेलुलर ऑर्गेनल है, ये नहीं होता उसके पास। इसलिए दे कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। जाहिर सी बात है, मिटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसके पास कब साइकिल होगी, कब साइकिल नहीं होगी तो वो एनर्जी नहीं बनाएगा। इसी वजह से इसको ये एनर्जी भी जनरेट नहीं कर पाता। सही, सिंपल सी बात है। इसलिए इसको हम क्या, इसलिए इसी वजह से हम इसको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, इसको क्रिस्टलाइज करके स्टोर कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास ऑरिजिनल नहीं है। ऑरिजिनल ना होने की वजह से वायरसेस क्रिस्टलाइज हैं। आप सेल को क्रिस्टलाइज थोड़ी ना कर सकते हैं, सेल तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेल लिविंग है। वायरसेस ये अभी नॉन लिविंग एंड लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत दिखाता है, इसलिए ये इसको हम कंसीडर, और ये वाइटल प्रोसेस भी नहीं करता, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट। इसलिए हम इसको एज अ नॉन लिविंग या नॉन रिएक्टिव पार्टिकल भी कंसीडर करते हैं जब ये क्या हो, सेल के बाहर हो, व्हेन ये आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि नॉन रिएक्टिव पार्टिकल आउटसाइड द सेल। इस चीज़ को भी आप लिख लें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, हाईलाइट की, इसको आप अलग से पर्चिबल बनाएं और लिख लीजिए। बस 2-3 लफ्ज़ लिखें ताकि आपको इजीली याद है। नोट जितने शॉर्ट होंगे उतनी ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। देखिए आज हमने इंट्रोडक्शन ली आपके शुरू के जितने भी। अब अगले लेक्चर के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जाएंगे, वायरसेस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो आप बने रहें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगर आज आपने कुछ भी सीखा हो इस जस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर यार, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए पढ़ने में। उस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि हमारी न्यू बुक के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।